हेलो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाला पर। मेरा नाम है दीपिका और मैं आज से 75 की सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। 75 की सीरीज में क्या रहने वाला है? 75 की सीरीज में रहेंगे 75 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्वालिफाई करने में मदद करेंगे, जिससे आप अच्छे मार्क्स पाएंगे। और 75 की सीरीज में मैं कवर कराने वाली हूँ स्टैटिक पोर्शन, जो कि जीके जीएस का स्टैटिक पोर्शन रहेगा। और ये एपिसोड वाइज रहेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको इस सीरीज़ कैसी लग रही है, कैसी पसंद आ रही है। उसी हिसाब से मैं इसे आगे ऐसे ही चलाऊँगी। और जो आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर जाते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उस एग्ज़ाम में आपको इसमें से क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि मैं इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखने वाली हूँ। तो कोशिश ये करिएगा कि आप इसे शुरुआत से लेके अंत तक लगातार एक मतलब बोलते हैं ना, कंटिन्यूअसली लगातार तरीके से इसे आपको देखना है। ये नहीं कि आपको चेन तोड़ देनी है। अगर चेन टूटी तो ये समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन भी उसी टाइम बोलते हैं ना, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें हमेशा एक तरफ विदाउट डिस्ट्रैक्शन आगे की तरफ बढ़ना है। और मैं सही बता रही हूँ कि ये सीरीज़ आपको बहुत 100% मदद करने वाली है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। और ये 75 वाली सीरीज़ का एपिसोड 1 है, जिसमें पॉलिटी के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का पहला क्वेश्चन है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एंड द थर्ड ऑप्शन इज प्रभुता संपन्न, एंड फोर्थ ऑप्शन इज लोक कल्याण। तो आपने अगर प्रीएम्बल को अच्छे से पढ़ा होगा, आज तक ध्यान से देखा होगा, तो आपको भी क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन सा शब्द प्रीएम्बल में नहीं है। और अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे प्लीज़ देख लीजिएगा एक बार। ओके, सो आपका डाउट बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा कि संविधान के हमारे प्रियम्बल में कौन कौन से 3 शब्द हैं और एक नहीं है। तो इसमें आंसर क्या रहेगा? इसमें आंसर क्या रहने वाला है? इसमें आंसर रहेगा लोक कल्याण। बिकॉज हम बता रहे हैं आपको, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। ओके, तो इसमें हमारे प्रियम्बल में अगर आप देखोगे तो 3 जो शब्द हैं वो बहुत ही बोल्ड तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्रभुता संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, सेकुलर, सोवरेनिटी। ये 3 जो शब्द हैं हमारे, वो किस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे प्रियम्बल में यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए थे? ये हुए थे हमारे 1976 में। हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। नहीं, 96 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। कौन सा? हाँ, 42 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, जिसके द्वारा ये 3 शब्द हमारे संविधान के प्रियम्बल में जोड़े गए थे। ओके, तो आज तक एक और क्वेश्चन बनता है कि आज तक हमारे संविधान में कितने संशोधन हुए हैं? तो अभी तक एक ही संशोधन हुआ है, जिसमें ये तीन शब्द जोड़े गए हैं। ओके, सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीजनशिप प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमारा भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, या एकल नागरिकता, या राज्य की नागरिकता, या ए अभी दोनों? तो हमारा संविधान जो है, क्या हम कहीं जाते हैं तो हमें 2 देशियों का निवासी कहा, मतलब 2 जगह का निवासी कहा जाता है? बिल्कुल नहीं। अगर हम कहीं जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो वहाँ हमें भारत का नागरिक ही कहा जाता है। ऐसा तो कहते नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, या राजस्थान के, या महाराष्ट्र के, या मध्य प्रदेश के नागरिक हैं। ऐसा तो कोई नहीं कहता। वहाँ पे क्या बोलते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। तो हमारे यहाँ ऑब्वियसली कौन सी नागरिकता होगी? एकल नागरिकता। ओके, तो दोहरी नागरिकता हम मतलब कहाँ देखने को मिलती है? दोहरी नागरिकता जो है मिलती है यूएसए में देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे फेडरल सिस्टम है। क्योंकि वहाँ पर राज्य की भी नागरिकता अलग होती है, और जो कि यूएसए की नागरिकता है वो भी अलग है। ओके, यूएसए की नागरिकता और राज्यों की नागरिकता, वहाँ पे दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है। और हमारे इंडिया में कौन सी है? एकल नागरिकता। बिल्कुल हमारा सही आंसर ये होगा। ओके, और नागरिकता के बारे में बता रही हूँ मैं भी कुछ। हमारे नागरिकता जो है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में है। किसमें? पार्ट 2 में। ओके, और आर्टिकल है
नागरिकता का 5 से 11। ओके, तो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं जो क्वेश्चन है ऐसे नहीं कि इसका आंसर बताया चल दिए बढ़ दिया आगे, ऐसे नहीं, उसका मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ जिससे कि आपके दिमाग में एक एक क्वेश्चन अच्छे से बैठ जाए। ओके, तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब प्रकाशित हुए थे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब प्रकाशित हुए थे? 8 जुलाई 1918, 8 जुलाई 1919, 8 जुलाई 1920 या 8 जुलाई 1921? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा 8 जुलाई 1919। ओके, ये तो डेट है, आप इसे याद कर लीजिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुए थे? 8 जुलाई 1919 में। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, लेकिन पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, जो कि स्टडी वाला के नाम से है, स्टडी वाला ऑफिशियल, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वहाँ से टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और जितने भी 75 की सीरीज में वीडियो आने वाली हैं, उन सभी की पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। ओके, वहाँ ज्वाइन हो जाइए आप। सो चलते हैं आगे। 4 नंबर क्वेश्चन। बारदौली सत्याग्रह के साथ किस नेता का संबंध है? बारदौली सत्याग्रह के साथ किस नेता का संबंध है? दैट विल बी आंसर विल बी, आंसर क्या होगा बताइए आप? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी के एम मुंशी, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा अच्छा, मैं पहले इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ। बारदौली सत्याग्रह जो था, ये भारतीय स्वाधीनता संग्राम जो चल रहा था, भारतीय स्वाधीनता संग्राम अब किस में चल रहा था? जून 1928 में। किसमें? जून 1928 में। और कहाँ चल रहा था ये? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। ओके, और यह एक किसान आंदोलन था। कौन सा किसान आंदोलन था? यह एक किसान आंदोलन था। और जिसका नेतृत्व किसने किया, यानी कि किस नेता का संबंध है, वही क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहा है। तो इसमें हमें ये किस नेता का संबंध है? सरदार पटेल का। ओके, इस बारदौली सत्याग्रह से सरदार पटेल का संबंध है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थर्ड स्लाइड। हमारा 5वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? यानी कि हु इज द प्रोटेक्टेड गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, या संविधान, या भारत सरकार। हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? अगर आपके मौलिक अधिकारों का कहीं भी उल्लंघन हो रहा है, तो आप कहाँ जा सकते हैं? आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय होगा। ओके, कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय। और किस आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 32 के अनुसार। आर्टिकल 32। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज रिटायरमेंट एज ऑफ द हाई कोर्ट जजेस? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? क्या है? 65 वर्ष, 60 वर्ष, 58 वर्ष, 62 वर्ष। क्या रहेगी? इसका आंसर क्या रहेगा? 62 वर्ष। क्या? 62 वर्ष। ओके, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, जब न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु जो थी वह शुरुआत में 60 वर्ष थी, और इसका जो है संशोधन बोलते हैं ना, अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था? अक्टूबर 1963 में। इसका संशोधन हुआ था अक्टूबर 1963 में, और जो कि पहले 60 थी, तो इसको बाद में 62 वर्ष कर दिया गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए साम्यवादी राज्य की स्थापना करना, टू एस्टेब्लिश कम्युनिस्ट स्टेट। ऑप्शन नंबर बी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, पूंजीवादी राज्य की स्थापना करना, देशात्मक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य वह रहेगा साम्यवादी राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल नहीं। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, पूंजीवाद राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल नहीं। ये भी बिल्कुल नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ओके, तो और हाँ, ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो हैं वह आते हैं हमारे राज्य की नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। और आर्टिकल 36 से 51 तक आते हैं। ओके, आंसर हमारा हो जाएगा बी करेक्ट।
ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ओके, वो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए.ओ. ह्यूम, विपिन चंद्र, बाल गंगाधर, महात्मा गांधी, किसके द्वारा की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। ओके, ए.ओ. ह्यूम द्वारा किस कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। ओके, ये 8 है। तो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 9 हमारा क्वेश्चन है, 9 नंबर। नरमपंथी राष्ट्रीयता का युग किस वर्ष से किस वर्ष तक रहा? नरमपंथी राष्ट्रीयता का युग किस वर्ष से किस वर्ष तक रहा? ऑप्शन नंबर 1885 से 1905 तक, ऑप्शन नंबर बी 1906 से 1919 तक, ऑप्शन नंबर सी 1920 से 1947 तक, यानी कि सभी गलत हैं। तो क्या आंसर रहेगा? तो हमारा आंसर रहेगा ए, 1885 से 1905 तक। नरमपंथी राष्ट्रीयता का युग था नहीं ये। और जो होता है ना, ये उदारवादी भी बोलते हैं नरमपंथी को, उदारवाद, और उग्रवादी का मेरे हिसाब से ये था। ओके, मैं इसे कंफर्म करके आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगी। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह उद्घोष निम्न में से किसने किया था? आपको जरूर पता होगा इसका आंसर, बताइए। इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, अरविंद घोष ने किया था। किसने किया था बताइए? तो इसका आंसर सही जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। बिल्कुल सही आंसर क्या रहेगा? मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट किस सन में पास हुआ था? बताइए, रॉलेट एक्ट किस सन में पास हुआ था? सन 1916 में, सन 1990 में, सन 1921 में, सन 1935 में। तो इसका आंसर क्या जाएगा सही? तो इसका आंसर जाएगा सही 1990 में। 1919 बिल्कुल सही आंसर होगा। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। जब रॉलेट एक्ट पास हुआ था उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो, ओके, मिंटो थे। रॉलेट एक्ट, ये इसको हम काला कानून के नाम से भी जानते हैं। रॉलेट एक्ट को किसके नाम से जानते हैं? काला कानून, काला कानून। और यह है, इसका उद्देश्य क्या था? यह भारत में राज कर रही ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को खत्म करने के उद्देश्य से यह कानून बनाया गया था। ओके, यही था रॉलेट एक्ट का उद्देश्य। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली बार किस सांप्रदायिक प्रतिनिधि की शुरुआत की गई थी? इसका आंसर किसको जाएगा? 1892 को, 1909 को, 1919 को, या फिर 1935 को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1909। इसका सही आंसर क्या होगा? 1909, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। और ये जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत जो हुई थी 1909 में हुई थी, और किसके द्वारा हुई थी? जो मार्ले मिंटो सुधार था। क्या? मिंटो सुधार मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार द्वारा इस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई थी, और कब हुई थी? 1909 में। ओके, सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13। किस वर्ष कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? किस वर्ष? ओके, किस वर्ष कांग्रेस पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? किस वर्ष हुआ था बताइए? किस वर्ष कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा 1929, ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। और कांग्रेस हाँ, तो मैं इसका थोड़ा आपको ब्रीफ कर दे रही हूँ। आईएनसी यानी कि राष्ट्र कांग्रेस को हम किसके नाम से जानते थे उस समय, आईएनसी के नाम से। और ये 1929 में जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित को हुआ था, कौन सी डेट को हुआ था, 19 दिसंबर को हुआ था। और अपने इसने मतलब ऐसे बोलते हैं कि आईएनसी ने 19 दिसंबर 1929 को अपने लाहौर अधिवेशन में हिस्टोरिकल यानी कि पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया था। और ये आपने हमेशा ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, बट कभी ध्यान दिया है कि ये स्वराज है, ये इसका मतलब क्या होता है? पूर्ण स्वराज का मतलब होता है स्वतंत्रता। अगर आपको पहले से पता था तो कमेंट में बताइएगा, अगर नहीं पता था तो आपको एक नई जानकारी और मिल गई, ठीक है। और वैसे बाय द वे पढ़ने से तो नई नई जानकारियाँ मिलती हैं, तो हमेशा पढ़ते रहिए, ओके। तो अभी तो क्लास ख़त्म नहीं हुई, अभी क्लास है, कहीं नहीं जाना है, तो पढ़िए भी आगे। सॉरी, पढ़ते हैं अभी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। किस वर्ष भारत में ब्रिटिश अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1909, ऑप्शन नंबर बी 1935, ऑप्शन नंबर सी 1942, ऑप्शन नंबर डी 1947। क्या क्या हो जाएगा आंसर, इनमें से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1935, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? द्वैध शासन किसे बोलते हैं? ड्यूअल गवर्नमेंट, ओके। तो ऑप्शन नंबर भारत शासन अधिनियम 1909 द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1990 द्वारा, या फिर भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। ये क्या हो जाता है, बार बार पानी पानी सा आ जाता, देख। ओके, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? 1935 द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा तेज शासन के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था इसको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव की स्थिति को प्रस्तावित किया गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव की स्थिति को प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 8 अगस्त 1942, ऑप्शन नंबर बी 17 अगस्त 1942, ऑप्शन नंबर सी 6 अगस्त 1942, ऑप्शन नंबर डी 5 अगस्त 1942। क्या रहेगा आंसर, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर। 8 अगस्त 1942 इसका बिल्कुल सही आंसर हुआ, ओके। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। भारत की संविधान सभा का गठन किसके द्वारा प्रस्तुत योजना के अंतर्गत किया गया था? बताइए। भारत की संविधान सभा का गठन किसके द्वारा प्रस्तुत योजना के अंतर्गत किया गया था? ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स मिशन, ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन योजना, साइमन कमीशन। बताइए किस आंसर क्या होगा, आंसर किसका सही होगा? ये तो सही, ये तो आपको पता ही होगा कि भारतीय संविधान का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। भाई किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन, ओके। कैबिनेट मिशन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये कैबिनेट मिशन कब आया था? 3 नवंबर 1946 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। कौन? JL नेहरू, ओके। ये सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सीधे जनता द्वारा, ऑप्शन नंबर बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नामांकन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शासकों से नामांकन द्वारा, और प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। किसके द्वारा हुआ था, बताइए। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव उस समय किया जाना जरूरी था, लेकिन उस समय हमारा जो
संविधान तो मतलब हमारे यहाँ के लोग इतने वो नहीं थे कि जा करके जल्दी से जल्दी चुनाव भी कर दें और सिलेक्ट भी हो जाएं और मतलब प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, तो सीधे जनता द्वारा तो बिल्कुल नहीं हुआ था। ओके। राष्ट्रीय कांग्रेस से नामांकन ऐसे भी नहीं हुआ था क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस तो उस टाइम बनी थी और नामांकन तो अब करती ना क्योंकि ये खुद संविधान बनाने के लिए बैठी हुई थी। भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा शासक कौन थे जब हम संविधान बनाने जा रहे थे? प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। ये सही है आंसर, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में, 15 अगस्त 1947 में, 9 दिसंबर 1946 में, 19 दिसंबर 1949 में। कब हुई थी? संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। बिल्कुल सही आंसर है। 9 दिसंबर 1946 में कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में। कहाँ? न्यू दिल्ली में हुई थी। ओके, वो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्मात्री सभा के प्रारंभ में अंतरिम अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो ऑप्शन नंबर है ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी, राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? बताइए कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब हमारी संविधान सभा मतलब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय हमने जैसे बोलते हैं ना परमानेंट हमें अध्यक्ष नहीं मिले थे। उस टाइम हमने यूँ ही बना लिए थे कि एक हमें बड़ा चाहिए था, तो उसमें से जो भी बड़े मतलब जो बूढ़े थे उन्होंने अध्यक्ष बना दिया था उस टाइम के लिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन मतलब जब उस टाइम बैठक चल रही थी 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन दो दिन बाद ही क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष बना लिया गया था, क्योंकि हाँ उस दिन डेट थी 11 दिसंबर 1946। तो सच्चिदानंद सिन्हा ऐसे ही बने हुए थे संविधान सभा प्रारंभ में, मतलब ये सिलेक्ट हुए थे, फिर बाद में राजेंद्र प्रसाद थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्ण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, वो नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? इसमें हो जाएगा आंसर नंबर किसको जाएगा? के एम मुंशी सदस्य थे, सरोजिनी नायडू थी, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन नहीं थे? वी डी सावरकर नहीं थे संविधान सभा के सदस्य। ओके, वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आंसर जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को। जो उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रपोजल यही लेकर के आए थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू ही। ओके, वो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सी राजगोपालाचारी। कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर सी गोपालाचारी। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रारूप समिति का पूछ रहा है तो बिल्कुल भीमराव अम्बेडकर बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, वो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की संविधान सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, एच एन कुंजरू, बी एन राव। कौन था? भारतीय संविधान सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? 25 का हो जाएगा बी एन राव। ओके, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या आंसर सही होगा? आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके,
इसका एक्सप्लेन मैं बता रही हूँ। प्रथम गवर्नर जनरल जो थी हमारे स्वतंत्र भारत के बाद वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन उसके बाद जो बने थे पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे, लेकिन इन्हें प्रथम ही माना जाएगा। लेकिन ये थे, हाँ ये प्रथम थे, लेकिन बने दूसरे नंबर पे थे क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन तब तक यहीं थे और भारतीय के गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र होने के बाद भी। उसके बाद सी राजगोपालचारी बने थे। ओके, वो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। यूएसए से, कनाडा से, इंग्लैंड से, फ्रांस से, कहाँ से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, इंग्लैंड से। ओके, ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? किससे है? संविधान के अनुच्छेद 280 का संबंध नीति आयोग से है, चुनाव आयोग से, लोक सेवा आयोग से या वित्त आयोग से? किससे है? तो इसका सही आंसर किसको जाएगा? इसका सही आंसर बिल्कुल जाएगा वित्त आयोग को। अनुच्छेद 280 का संबंध वित्त आयोग से है। ओके, वो नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरराज्य परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई नहीं? कौन नहीं करता है बताइए? 29 का बिल्कुल सही आंसर किसको जाएगा? 29 का बिल्कुल सही आंसर जाएगा प्रधानमंत्री को। ओके, ये अंतरराज्य परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार निम्न में से किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को या उपराष्ट्रपति को? भारत में मुख्य निर्वाचन यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू रिमूव चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? किसको है बताइए? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर किसको जाएगा? हाँ, तो इसका आंसर बिल्कुल सही क्या होगा? राष्ट्रपति। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ओके, वो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है बताइए? कौन करता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति एवं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या संसद? कौन करता है? 31 का आंसर बिल्कुल हो जाएगा सही क्या? राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, ओके, तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं और अदर न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति का जो प्रावधान है वो किस में दिया गया है? आर्टिकल, किस आर्टिकल में? 1, 2, 4। ओके, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है ये। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें क्वेश्चन दे रखा है किसने भारतीय संघ को अर्ध संघ की संज्ञा दी है? तो ये ऑप्शन नंबर ए के.सी. वियर, ऋषभ जेनिंग्स, जी.डी. बसु किसने दी है? 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 32 का आंसर बिल्कुल सही किसको जाएगा? तो जाएगा के.सी. वियर ने संघ को, भारतीय संघ को अर्ध संघ की संज्ञा दी है। ओके, वो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो या अधिक राज्यों के बीच विवादों के निपटारे को अधिकार किस न्यायालय को प्राप्त है? तो ये किया क्या सही आंसर हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, वो नेक्स्ट क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चला गया था? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो आपको पता ही होंगे, गांधी जी द्वारा चला गया था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। ओके, वो नेक्स्ट क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? कब प्रारंभ हुआ? ये हुआ था ओके 6 अप्रैल 1930, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ओके, लेकिन इसमें अगर हम 12 मार्च 1930 डेट दी रखी होती तो वो भी सही होती, क्योंकि प्रारंभ होने की डेट ये थी, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था, तो उसमें नए 12 मार्च दे नहीं रखी, तो 6 अप्रैल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, वो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश पदच्युत किया जा सकता है किसके द्वारा? ए विधि मंत्री के प्रस्ताव पर संसद द्वारा,
संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा, संसद के प्रस्ताव पर महान्यायवादी द्वारा, या संसद के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री द्वारा, किसके द्वारा किया जा सकता है? तो आंसर क्या सही होगा इसका? इसका आंसर बिल्कुल सही किसको जाएगा? इसका आंसर सही जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा। ओके, बाय द वे, संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ 37 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके सलाह पर की जाती है? महान्यायवादी की सलाह पर, प्रधानमंत्री की, केंद्रीय विधि मंत्री की, या भारत के मुख्य न्यायाधीश की? तो 37 का आंसर क्या जाएगा? बिल्कुल ओके, तो सही आंसर क्या है? डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश की मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है। किसके द्वारा? 21 में है, आर्टिकल 217 में। ओके, आर्टिकल 217 में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया गया है? आंसर क्या रहेगा हमारा सही? ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 327, अनुच्छेद 328। हमारा आंसर जाएगा सही किसको? हमारा 38 का सही बिल्कुल सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 326। ओके, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दे रखा है, शिक्षा निम्न में से किस सूची का विषय है? ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही किसको जाएगा? तो ये है शिक्षा हमारा समवर्ती सूची का विषय है। किसका? समवर्ती सूची का विषय है, जो कि 1976 में जो संविधान संशोधन हुआ था 42वां, उसके 42वें संशोधन के द्वारा ही शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? ओके, किसके द्वारा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? मैंने ये पहले ही बता दिया है, आर्टिकल 32 के द्वारा। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। ओके, वो नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है बताइए? आंसर बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े और हाँ, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है 30 वर्ष, और किस आर्टिकल द्वारा? आर्टिकल 84 के द्वारा, आर्टिकल 84 के द्वारा। ओके, वो नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन नंबर ई, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, या इनमें से कोई नहीं। कौन? आंसर सही क्या होगा? 42 का, लोकसभा का अध्यक्ष। कोई विधेयक वित्त विधेयक अथवा नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत करने का श्रेय किस न्यायाधीश को जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन क्रेडिट फॉर इनिशिएटिंग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया? सो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है जस्टिस TN भगवती, ऑप्शन नंबर बी जस्टिस कानिया, ऑप्शन नंबर सी जस्टिस चंद्रचूड़, ऑप्शन नंबर डी जस्टिस RN मिश्रा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर किसको जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? जस्टिस PN भगवती will be the right answer. Okay, move on next question. क्वेश्चन नंबर 44, राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन नंबर ए विधानसभा, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, विधान परिषद, किसके द्वारा होती है? आंसर क्या होगा? विधानसभा, आर्टिकल 164 के अनुसार, 164। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, मंत्री परिषद का कार्यकाल कितना होता है? द टर्म ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज? ऑप्शन नंबर 5 वर्ष,
ऑप्शन नंबर 4 बार, 6 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ओके, सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है कुल सदस्य संख्या का 1/5 भाग, कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग, कुल सदस्य संख्या का 1/8 भाग। तो आंसर क्या सही जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2 बार, ऑप्शन नंबर बी 1 बार, ऑप्शन नंबर सी 4 बार, ऑप्शन नंबर डी 3 बार। तो कितने बार बुलाए जाते हैं बताइए? आंसर नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, 1 बार। ओके, सही आंसर हो जाएगा 1 बार। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें 245 सदस्य होते हैं और जो 12 भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सुरक्षा सेनाओं का मुख्य सेनापति कौन होता है? भारत का थल सेनाध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री। तो भारत ये होता है भारत का राष्ट्रपति। ओके, तीनों सेनाओं में हमारी थल सेना भी आती है, वायु सेना भी और जल सेना भी आती है। ओके, वो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संस्था के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर सी विधानसभा, ऑप्शन नंबर डी विधान परिषद। तो इसका आंसर सही क्या होगा? इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा। इसके सदस्य जो हैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय, किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। ओके, ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52, राज्य विधानसभा की अवधि क्या होती है? क्या होती है? आंसर बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष। क्या होती है? 6 वर्ष। ओके, ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा मुख्यमंत्री। ओके, मुख्यमंत्री बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से हटा लिया गया है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी 44वां संविधान संशोधन। हमारी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से हटा लिया गया है। पहले ये हमारे मौलिक अधिकार में था, ये इसीलिए हटा लिया गया है, जैसे कि हमारी कहीं जमीन होती है, यानी कि हमारी लैंड होती है, सरकार को हम निर्माण करना होता है, कुछ डेवलपमेंट करना होता है, तो जिसके लिए हमारे मौलिक अधिकार जो है, हमारा संपत्ति पहले मौलिक अधिकार में था, उसके लिए कोई आदमी अपने मौलिक अधिकार को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ना चला जाए, इसीलिए ये संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और इसका संशोधन हो गया किसके द्वारा? 44वें संशोधन के द्वारा। ओके, वो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। 1965 के भारत पाक युद्ध के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, वीपी सिंह। कौन थे? तो हमारा बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल सही थे। भारत पाक युद्ध के समय हमारे उस समय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री की समय सीमा है मतलब 1964 से 1965।
इतने टाइम तक कि हमारे प्रधानमंत्री रहे थे लाल बहादुर शास्त्री। ओके, वो नेक्स्ट क्वेश्चन। आज़ादी के बाद लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था? क्वेश्चन नंबर 56। आज़ादी के बाद हमारा पहला लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था? बताइए कौन था? उस समय जीवी मावलंकर हमारे लोकसभा के पहले स्पीकर थे। और इसमें क्या होता है, ये 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। ओके, वो नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा सदस्य कितनी अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष। क्या आंसर सही होगा हमारा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 6 वर्ष। कितनी अवधि के लिए? 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्यमंत्री? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा। ओके, जो कि आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। किसके? आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ओके, वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 है, संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के, ऑप्शन नंबर प्रधानमंत्री, लोकसभा या राज्यसभा के। तो बताइए क्या सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के। ओके, संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा, क्या था क्वेश्चन? हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन में भाषण व व्यक्ति का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, पुरुष एवं स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, स्त्रियों पुरुषों के समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं है। हमारे भाषण व अभिव्यक्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। ओके, अब बताते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार हमारे यूएसए से लिए गए हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है? काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार। तो हमारे नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारे नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है। ओके, और नीति निर्देशक तत्व हमारे कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। संविधान संशोधन की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शन ए 320, ऑप्शन नंबर बी 324, ऑप्शन नंबर सी 333, ऑप्शन नंबर ई 368। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 368। संविधान संशोधन की व्यवस्था संविधान के 368वें अनुच्छेद में की गई है। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद निम्न में से कौन सा है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 50 का मतलब होता है ए। ओके, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 50 का, अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद डी ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51 का। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, कौन सा संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य ही मौलिक कर्तव्य होते हैं। मौलिक कर्तव्य हमारे कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। कहाँ से? रूस से लिए गए हैं हमारे मौलिक कर्तव्य।
वो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर है 66। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार लिया गया है आयरलैंड से, कनाडा के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड से लिया गया, मैंने पहले भी बता दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी चुनाव आयोग अधिनियम। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में। ओके, बता दिया था मैंने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 68, किस वाद ने संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए केशवानंद भारती वाद, ऑप्शन नंबर बी गोलकनाथ वाद, और ऑप्शन नंबर सी सज्जन सिंह वाद, ऑप्शन नंबर डी राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सज्जन सिंह वाद। ओके, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सज्जन सिंह वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसी संविधान का हृदय में आत्मा कहा था? ऑप्शन नंबर समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी समाज स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो क्या सही रहेगा? ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों के संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था। आर्टिकल जिसे हम 32 के नाम से भी जानते हैं, आर्टिकल 32 भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70, संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम, बी दूसरे, सी चौथे, डी अंतिम। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है ऑप्शन चौथे भाग में। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32। तो क्या हो जाएगा आंसर सही? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसका? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया? अनुच्छेद 19। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कनाडा, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई कनाडा। भारत की संघात्मक व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम कनाडा से संबंधित है। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा को क्वेश्चन नंबर 73, शिक्षा के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर 2000, ऑप्शन नंबर 2001, ऑप्शन सी 2022, ऑप्शन नंबर डी 2023। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2002। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे? 41वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी 43वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये मैंने पहले बता दिया था। पहले से संविधान संशोधन हमारे 1976 में हुआ था। कब? 1976 में। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय की संविधान की विशेषता नहीं है? हमारे भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है? संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका या संघात्मक सरकार। हमारे संविधान की विशेषता क्या नहीं है? स्वतंत्र न्यायपालिका। ओके, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको 75 की सीरीज कैसी लगी हो कमेंट में जरूर बताएं, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगली 75 की सीरीज़ की वीडियो। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।